डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई जोन 19 है। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहा हूं और ये प्रैक्टिस सेट जो है वो एनसीईआरटी के तरफ से जो है सो पब्लिश किया गया है 2024-25 का सेशन के लिए। जो आपका एग्जाम होने जा रहा है फरवरी में, उसके लिए जो है सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। ये हम जो है सो एनसीईआरटी का वेबसाइट से लिए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। सैंपल क्वेश्चन पेपर है ना, 2024-25 के लिए कोड है आपका 087, है ना। चलिए देखिए, तो आपको पता है कि जो कभी क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसमें 20 एमसीक्यू रहेगा एक नंबर का, और उसके बाद जो है सो आपका 4 गो रहेगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, है ना, 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार से फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 3 नंबर का रहेगा। ये सब देखिए, है ना। आपका फिर आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी रहेगा, है ना। फिर आपका सर्च इंजन वाला भी क्वेश्चंस रहेगा, और 5 नंबर का आपका फिर आपका ये भी रहेगा, मैप वाला भी वर्क रहेगा, है ना। तो चलिए देखिए, हम लोग एकदम सीधे प्रश्न की ओर आते हैं, बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, है ना। व्हाई डिड नेशनलिस्ट इन लेट 19th सेंचुरी इंडिया फोकस ऑन रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग फोल्कलोर, है ना। फोल्कलोर को रिकॉर्ड और प्रिजर्व करने पर क्यों जो है सो 19th सेंचुरी में नेशनलिस्ट लोग जो है सो फोकस कर रहे थे। फोल्कलोर को, है ना, मतलब लोकगीत को जो है सो लोकगीत को स्टोर करने, प्रिजर्व करने और रिकॉर्ड करने पर क्यों फोकस कर रहे थे। तो इसका कारण क्या था, तो देखिए इसका मेन कारण था, है ना, टू रिस्टोर अ सेंस ऑफ प्राइड इन ट्रेडिशनल कल्चरल एंड नेशनल आइडेंटिटी, है ना। ट्रेडिशनल कल्चरल और नेशनल आइडेंटिटी को रिस्टोर करना। लोगों का जो पूरा जो अंग्रेज लोग के समय में क्या हुआ था कि अंग्रेज लोग का जो है सो कल्चर को थोपा जा रहा था। अंग्रेज लोग का जो है सो ट्रेडिशनल कल्चर को थोपा जा रहा था, और हमारी जो अपनी जो पहचान थी कि हम एक भारतीय हैं वो एकदम नहीं था, वो भी नहीं के बराबर था। तो उसको रिस्टोर करने के लिए कि हम लोग का भी कोई पहचान है, हम लोग भी एक जो है सो भारत के नागरिक हैं, हम लोग को भी एक पहचान होना चाहिए, अपना आत्मसम्मान होना चाहिए, पहचान होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए जो है सो किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, है ना। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, टू रिस्टोर अ सेंस ऑफ प्राइड इन ट्रेडिशनल कल्चर एंड नेशनल आइडेंटिटी। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न में देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, और इस डायग्राम में बताने के लिए कह रहा है कि जो प्लेन्स वाला एरिया है, प्लेन्स वाला एरिया के बारे में पूछ रहा है। जो 43% एरिया है वो प्लेन वाला एरिया है, एकदम जो है सो क्या है, प्लेन एरिया है। 43% जो है ना। तो इसमें पूछ रहा है कि ये जो प्लेन्स वाला एरिया है, हाँ, वो किस चीज के लिए महत्वपूर्ण है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 43% लैंड अंडर प्लेन्स। प्लेन्स के अंदर में जो 43% लैंड्स है उसका क्या महत्व है। तो प्लेन्स वाला लैंड में हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल यूज के लिए हम लोग प्रयोग कर सकते हैं प्लेन्स लैंड्स को, है ना। प्लेन जो समतल भूमि है उसको एग्रीकल्चरल वर्क के लिए यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्री के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। यही वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपका और में है ना, क्वेश्चन नंबर 2। द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज फॉर, ये विजुअलाइज, ये जो आपका हैंडीकैप लोगों के लिए है ना। तो क्या कहता है, इसमें भी देखिए लीजिए, तो जब आ गया है तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन, किसके किसके बीच में रिलेशनशिप को दर्शाता है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस। ये तीनों के बीच के रिलेशनशिप्स को जो है सो इन्वॉल्व होता है। ये तीनों का रिलेशनशिप एक दूसरे से इन्वॉल्व है, इंटरैक्टिव है ना। चलिए तो अगला को प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर। चलिए एकदम बढ़ते जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप लोग सब इसको याद कर लीजिएगा। इसी प्रकार का प्रश्न आपका एग्जाम में आने वाला है। आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो इसको एकदम जरूर कर लीजिए, है ना, मिस नहीं करिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। यहाँ पे जो है सो एक रेट दिया हुआ है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, है ना। 2018 में जो है सो ये बर्थ जीवित जो बच्चों का जन्म हुआ था उसके बारे में दिया है ना। और इधर भी आपका लिटरेसी रेट 2017-18 का लिटरेसी रेट दिया है। 2 सेक्शंस है, एक ए है एक बी है, एक स्टेट का नाम ए है एक बी है।
तो कहता है ए स्टेट में जो है सो जन्म लेने वाले बच्चों में जो 30 बच्चे ही 1000 बच्चे में 30 बच्चे ही जीवित जन्म लेते थे और वहाँ लिटरेसी रेट 82% था, है ना। जबकि बी में साथ ही बच्चा जो है सो, है ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइफ बर्थ, मतलब 1000 बच्चा के जन्म में जो है सो 30 बच्चा मर जाता था, यहाँ पे साथ ही बच्चा मरता था और यहाँ लिटरेसी रेट भी ज्यादा है। तो इसका पूछ रहा है कि बी में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब बच्चे का जो मृत्यु दर है ना, बच्चा का जो मृत्यु दर है जन्म लेने वाला बच्चा का वो बहुत ही कम है। 1000 में मात्र 7 ही बच्चा मर रहा है, यहाँ पे 30 बच्चा मर रहा है। तो इसका मेन कारण क्या हो सकता है? तो जहाँ पे हॉस्पिटल का सुविधा रहेगा, जहाँ पे लोग शिक्षित रहेंगे, वहाँ पे मृत्यु दर होने की संभावना कम हो जाती है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इट हैज हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल। बी के पास जो है सो हेल्थ केयर और एजुकेशन है सबके लिए, है ना। बी स्टेट में जो है वो सबके लिए जो है सो हेल्थ और एजुकेशन है, हेल्थ केयर और एजुकेशन सबके लिए उपलब्ध है। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये मेंशन करना है ना। लिस्ट 1 को लिस्ट बी से मिलाना है। लिस्ट 1 में आपका जो है सो फॉरेस्ट का नाम दिया हुआ है और लिस्ट बी में जो है वो आपका स्टेट्स का नाम दिया हुआ है। तो फॉरेस्ट को स्टेट से मिलान करिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो पहला प्रश्न कहता है रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट जो है सो आंध्र प्रदेश में चला जाएगा। आंध्र प्रदेश में जो है सो रिजर्व फॉरेस्ट पाया जाता है और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आपका हरियाणा में पाया जाता है। अनक्लास्ड फॉरेस्ट जो है सो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाया जाता है। तो चलिए मिलाइए, देखिए कहाँ पे इसका सब सही आंसर है, सब सही कहाँ पे है वो आप लोग देखिए, है ना। मिलान करिए। पहला का हो जाएगा, पहला का बी देखिए कहाँ है, तो यहाँ पे है पहला का बी। दूसरा का सी है, दूसरा का सी यहाँ है, तीसरा का ए यहाँ है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज अ की टू द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड। सम ऑफ द प्रैक्टिसेस अंडरटेकन इन इंडिया इन दिस डायरेक्शंस। क्या कहता है कि जंगल को बचाना जो है सो, है ना, मानवता का सब, ह्यूमन मैनकाइंड के सर्वाइवल के लिए एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकदम की है, एकदम कुंजी है ना। तो कुछ प्रैक्टिसेस दिया गया है ना, किसके डायरेक्शन में? भारत में जो है सो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के डायरेक्शंस में कुछ यहाँ पे दिया गया है ना। ये सब देखिए आइडेंटिफाई। भारत में जो है सो क्या क्या फॉरेस्ट ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के डायरेक्शंस में काम किया जा रहा है उसके बारे में यहाँ कुछ दिया गया है। तो इसमें से आपको पहचान करना है कि कौन कौन सा ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है और कौन कौन सा उससे रिलेटेड नहीं है। तो देखिए हम लोग देखते हैं। पहला नंबर में कहता है, पहला नंबर में क्या है? पहला नंबर कह रहा है कि इट इन्वॉल्व्स लोकल कम्युनिटीज इन द मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट्स। इसमें लोकल कम्युनिटीज भी इन्वॉल्व होते हैं और वो लोग भी जंगल को बर्बाद होने से बचाते हैं। तो ये तो सेंटेंस बिल्कुल सही है ना। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में लोकल लोग भी सम्मिलित होते हैं और उसको जंगल को बर्बाद होने से बचाते हैं, बिल्कुल सही है। द प्रोग्राम हैज बीन इन फॉर्मल एग्जिस्टेंस इन 1980, नहीं 1980 में ये एग्जिस्टेंस में नहीं आया था, ये गलत हो गया। तीसरा कहता है झारखंड पास द फर्स्ट रिसोल्यूशन फॉर द ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। क्या ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का पहला रिसोल्यूशन जो है सो झारखंड द्वारा पास किया गया था? तो जी नहीं, झारखंड द्वारा पास नहीं किया गया था। चलिए अगला प्रश्न अगला है, द मेंबर्स ऑफ लोकल विलेज कम्युनिटीज आर इंटाइटल्ड टू इंटरमीडिएटरी बेनिफिट्स लाइक नन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। हाँ, ये चौथा नंबर सही है ना, चौथा भी आपका सही है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो होगा सी नंबर हो जाएगा, है ना। पहला और चौथा, तो पहला और चौथा कहाँ है? तो ये सी नंबर में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है द पीपल ऑफ बेल्जियम हैव सक्सेसफुली dealt with their country's power sharing problem and is leading a happy and peaceful life। पावर शेयरिंग का जो समस्या था उसको एकदम बड़ा ही सावधानी पूर्वक बेल्जियम में जो है सो डील किया गया। सत्ता के साझेदारी, अब चैप्टर में आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे कि बेल्जियम में जो है सो पावर को तीनों ग्रुप्स के बीच में डिवाइड कर दिया गया, है ना।
कंट्री लेवल पे भी जो है सो दोनों के बीच एक समान दिया गया सीट, और जो उसका बेल्जियम का जो कैपिटल सिटी था ब्रुसेल्स, वहाँ पे भी जो है सो एक समान सीट का बंटवारा दोनों के बीच में, एक आपका फ्रेंच बोलने वाले लोग और दूसरा का डच बोलने वाले लोग, ये दोनों के बीच में समान रूप से बंटवारा कर दिया। तो ये कहता है विच रूट ऑफ टू द फेडरेशन हैव दे ऑप्टेड। फेडरेशन का कौन सा रूप? फेडरेशन में हम बताए थे दो प्रकार का होता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक होता है होल्डिंग टुगेदर और एक होता है कमिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि एक बड़ा सा देश होता है और वो अपने देश को जो है सो कई राज्य में जो है सो उसके अंदर कई ठो राज्य बनाता है। और कमिंग टुगेदर में होता है कि छोटे छोटे बहुत सारे राज्य जो है सो एक साथ इकट्ठा होकर के एक बड़ा देश का निर्माण करते हैं, है ना। जैसे अमेरिका है, आपका ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्जरलैंड है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, ये सब आपका जो है सो कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, स्विट्जरलैंड कमिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण है। बेल्जियम, स्पेन और आपका इंडिया, इंडिया, बेल्जियम और स्पेन, इंडिया, बेल्जियम और स्पेन जो है वो आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण है। किसका है? होल्डिंग टुगेदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। किसका उदाहरण है स्टूडेंट्स? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण है ना, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि इसमें ए नंबर दिया है एनसीईआरटी में, लेकिन वो ए नंबर में होगा, सी नंबर ही होगा, है ना, एनसीईआरटी वाला में ए दे दिया आंसर, मिस्टेक हुआ होगा प्रिंटिंग में, होता है कभी कभी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। इसका सी नंबर आंसर हो गया। अब आप 7वां नंबर में आ जाइए। 7वां नंबर में देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है, इसको में भी आपको मिलान करना है। चलिए मिलान करते जाइए फटाफट, एकदम बिना समय गंवाए मिलान करते जाइए। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलान करिए, आपको समझ में आ जाएगा। पहला एथनिक के बारे में कह रहा है, दूसरा है मेजोरिटेरियनिज्म, तीसरा सिविल वार और चौथा है यूनिटरी सिस्टम। तो देखिए हम सब एक एक करके आप लोगों को बता दे रहे हैं। सिविल वार का मतलब होता है जब एक ही देश के अंदर जो है सो दो ठो कोई ओपोजिंग ग्रुप्स के बीच में या दो ठो कोई कम्युनिटी के बीच में कोई वार छिड़ता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सिविल वार। देश के अंदर जब जो है सो वार छिड़ जाता है तो उसी को हम लोग सिविल वार कहते हैं। क्या कहते हैं? सिविल वार। सिविल वार किसमें चला जाएगा? अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑपोजिंग ग्रुप्स विद इन द कंट्री, है ना। देश के अंदर में जब कोई वायलेंट होता है, हिंसक विवाद होता है ना, मतलब विवाद इतना बढ़ जाता है कि ये हिंसा में जो है सो कन्वर्ट हो जाता है ना। अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑपोजिंग ग्रुप्स विद इन द कंट्री इज नोन एज सिविल वार। चलिए उसके बाद आप और देखिए यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम में या तो एक लेवल का सरकार होता है या दूसरा लेवल का होता भी है, तो उसी का जो है सो सबऑर्डिनेट होता है, स्वतंत्र नहीं होता है। लेकिन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में 2 या 2 से अधिक लेवल का सरकार होता है और सब स्वतंत्र होता है ना। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या चला जाएगा? यूनिटरी सिस्टम में या तो एक सरकार होगा या फिर 2 लेवल का होगा, लेकिन ये जो दूसरा लेवल का होगा वो जो है सो इसी के अंडर में होगा, है ना। सेंटर में होगा उसी के अंडर में होगा। तो ये यूनिटरी चला जाएगा ए नंबर में, सिविल वार चला गया बी नंबर में, मेजोरिटेरियनिज्म मतलब इस प्रकार का विचार होना, इस प्रकार का बिलीफ, हाँ इस प्रकार का जो बिलीफ, जहाँ पे ऐसा बिलीफ होता है लोगों में कि जो इसकी संख्या ज्यादा है वही शासन करेगा, तो उस प्रकार के बिलीफ को जो है सो हम लोग कहते हैं मेजोरिटेरियनिज्म, है ना। मेजोरिटेरियनिज्म इज अ बिलीफ दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री, है ना। ये चला जाएगा आपका सी नंबर में। अब बच गया आपका एथेनिक्स का, एथेनिक्स चला जाएगा डी नंबर में आपका। सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन कल्चर, सामाजिक डिवीजन है, सोशल डिवीजन जो कल्चर पे आधारित होता है, एथेनिक्स, है ना। सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन कल्चर। तो चलिए मिलान करिए। पहला का देखिए, पहला का डी नंबर कहाँ कहाँ है? पहला का डी यहाँ पे भी है ना। दूसरा का हो जाएगा आपका, दूसरा का सी देखिए कहाँ पे है, यहाँ तो दूसरा का ए है तो ये तो नहीं हो पाएगा, दूसरा का सी देखना है। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा का सी, हाँ दूसरा का सी हो गया, है ना। दूसरा का सी, पहला का हो गया डी, दूसरा का हो गया सी, तीसरा का हो गया बी, तीसरा का बी और चौथा का ए। तो ये इस प्रकार से ये डी नंबर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर एकदम बिल्कुल ही एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है देखिए, है ना। अगला प्रश्न में कहता है कि x जो है, एक मिस्टर x है
वो जो है सो क्या कर रहा है, वो क्रेडिट ले रहा है, मतलब उधार ले रहा है ना, किसी से क्रेडिट ले रहा है। किस लिए? क्रेडिट टू मेक कैंडल्स ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन। फेस्टिव सीजन्स में, हाँ फेस्टिव सीजन्स के लिए जो है सो कोई त्योहार के लिए जो है सो क्रेडिट ले रहा है ना। क्या कहता है, मिस्टर एक्स हैज टेकन क्रेडिट टू मेक कैंडल्स ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन। फेस्टिव सीजन्स में कैंडल्स बनाने के लिए जो है सो वो लेता है क्रेडिट। चूज द करेक्ट ऑप्शंस दैट आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब इसमें से आपको वो उस ऑप्शंस को चुनना है जो महत्वपूर्ण है ना, जो डिफाइंस करता है किसका, क्रेडिट के महत्व को जो डिफाइन करता है, उस ऑप्शंस को चुनना है इसमें से। तो कहता है इट प्लेज अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन मीटिंग हिज टारगेट एंड एक्सेलरेटिंग हिज इनकम। एकदम बिल्कुल सही है, उसका इनकम, वो उसके जो है सो जो भी पॉजिटिव रोल है जो उसको चाहिए, उसका जो टारगेट है उसको जो है सो उसके लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एकदम वाइटल रोल है ना, एकदम वाइटल रोल निभा रहा है, एकदम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ना, एकदम पॉजिटिव भूमिका निभा रहा है, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ठीक है, तो ये वाला तो सेंटेंस एकदम बिल्कुल सही हो गया। द क्रेडिट हेल्प्स हिम टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन, ये भी सही है। ऑनगोइंग प्रोडक्शंस की जरूरत को भी पूरा करने में वो मदद करेगा। तीसरा कहता है द क्रेडिट हेल्प्स हिम कंप्लीट द प्रोडक्शन ऑन टाइम, अपने समय पर जो है सो प्रोडक्शन को कंप्लीट करने में भी उसको मदद करेगा। तो एकदम बिल्कुल करेगा, है ना, ये भी सही है। चौथा कहता है इट हेल्प्स इन एक्सरसाइजिंग रिस्ट्रेंट एंड गेट इनटू द हैबिट ऑफ टेकिंग मोर क्रेडिट। तो क्या इससे उसका आदत बन जाएगा कि बार बार क्रेडिट लेगा? नहीं, ऐसा थोड़े उधार एक बार ले लिया तो उसको आदत बन जाएगा, वो जरूरत पड़ा था इसलिए लिया, तो ये वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा। चौथा नंबर गलत हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा सही हो गया। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा कहाँ है, तो ये सी नंबर में है। सी नंबर में पहला, दूसरा, तीसरा है, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि नॉर्दर्न जो स्टेट्स है ना, जैसे नागालैंड, नॉर्थ ईस्टर्न, सेवन सिस्टर्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं नॉर्थर्न स्टेट्स को, है ना। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो 7 वो है, जिसको हम लोग सेवन सिस्टर्स के भी नाम से जानते हैं, तो वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है अपना सोशल और हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस के लिए, अपने, है ना, सामाजिक और ऐतिहासिक स्थितियों के वजह से, अपने सामाजिक और ऐतिहासिक स्थितियों के कारण जो है सो ये प्रसिद्ध है ना। ये स्टेट्स जो है प्रसिद्ध है ड्यू टू देयर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस। चलिए, है ना, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, है ना, ये सबको स्पेशल फीचर्स मिला हुआ है, किस लिए? उनका जो है सो सोशल और हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस के वजह से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये देखिए नेपोलियन बोनापार्ट का फिगर दिखाया गया है, और ये जो लेटर गिराते जा रहा है इसी के बारे में पूछ रहा है कि ये क्या जो है सो इंडिकेट कर रहा है। तो ये उन क्षेत्र को इंडिकेट कर रहा है, जो लेटर गिरते जा रहा है इसका, ये उन क्षेत्र को इंडिकेट कर रहा है जो ये हार गए थे, है ना। जो है सो जिगपिक का जो युद्ध हुआ था 1813 में, उसमें जो क्षेत्र को ये हारे थे जिगपिक का युद्ध में, उसके बाद 1815 में भी ये जो है सो हारे थे बैटल ऑफ वाटरलू में। 4 वो देश मिलकर के, रसिया, प्रसा, इंग्लैंड, है ना, ये सब मिल करके इसको हराया था। तो चलिए, तो इसमें क्या है, अपने खोए हुए क्षेत्र को जो है सो बता रहा है ना। तो ये क्या कहता है कि देखिए इसमें क्वेश्चंस क्या था कि इस पिक्चर्स में जो दिखाया गया है ना, पोस्टमैन के रूप में इसको दिखाया गया है। तो जो लेटर, हर एक लेटर जो उसका बैग से गिर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस जो क्षेत्र वो खो दिया था, जो क्षेत्र वो हार गया था युद्ध में, उस क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। टेरिटरीज लॉस्ट बाय हिम, है ना, जो टेरिटरीज वो जिगपिक के युद्ध में हारा था उसी को दिखाया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज विजुअली इंपैयर्ड। अब ये फिर वही सो विजुअली इंपैयर्ड कैंडिडेट्स के लिए है। विच ऑफ द सिंबल डज द ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन ये आप पढ़े होंगे, है ना। ब्रोकन चेन जो है सो फ्रीडम का प्रतीक था। ब्रोकन चेन किसका प्रतीक था, सिंबल था? तो ब्रोकन चेन जो है वो फ्रीडम का सिंबल था, फ्रीडम का, है ना, फ्रीडम का सिंबल था ब्रोकन चेन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स significantly which of the following factors significantly contribute to the process of globalization। ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में कौन कौन सा जो है सो फैक्टर्स महत्वपूर्ण
कंट्रीब्यूशन करता है। तो जब ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्विकरण, मतलब विश्व स्तर पे जब कोई काम होता है तो उसी को हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो उससे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो है सो बढ़ेगा, तो एकदम बिल्कुल बढ़ेगा। एक्सपेंशन ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, एकदम ग्लोबलाइजेशन होगा तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का एक्सपेंशन होगा। एडवांसमेंट्स इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये भी बिल्कुल सही है ना। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है सो उस एडवांस होगा और आगे बढ़ेगा। नेशनलाइजेशन एंड ट्रेड बैरियर्स, नेशनलाइजेशन एंड ट्रेड बैरियर्स होगा, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा नंबर भी सही है ना। नेशनलाइजेशन एंड ट्रेड बैरियर्स भी होगा, ये भी सही है। उसके बाद कहता है क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल फॉर जॉब्स एंड एजुकेशन, नहीं, मूवमेंट काहे के लिए होगा, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट लोगों का काहे होगा, ये वाला सेंटेंस गलत है। जॉब्स और एजुकेशन के लिए क्रॉस मूवमेंट्स काहे के लिए होगा, नहीं, ये चौथा नंबर सिर्फ गलत है इसमें। तो 1, 2 और 3 देखिए कहाँ पे है, तो स्टेटमेंट 1, 2 और 3 यहाँ पे है। तो इस प्रकार से इसका ये बी नंबर सही हो जाएगा, है ना। बी नंबर जो है सो एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, इसमें भी आपका 1, 2 और 3 वही वाला क्वेश्चन को दोबारा जो है सो टाइप कर दिया है, डबल प्रिंटिंग हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फेडरलिज्म इज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर करेक्ट, कौन सा जो इसमें स्टेटमेंट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के मामले में कह रहा है ना। भारत एक फेडरल कंट्री है, ये तो आपको पता है। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है सो फेडरलिज्म के बारे में जो है सो भारतीय संविधान में करेक्ट है। तो भारत को एक यूनियन स्टेट घोषित किया गया, तो बिल्कुल सही है। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, एकदम बिल्कुल सही है। पावर शेयरिंग बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट इज अ बेसिक फीचर्स, ये भी बिल्कुल सही है। स्टेट गवर्नमेंट और जो है सो यूनियन गवर्नमेंट के बीच में जो पावर शेयरिंग है वो एक बेसिक फीचर्स है, तो ये भी बिल्कुल सही है। द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इज इजी टू चेंज, नहीं, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स को चेंज करना आसान नहीं है, ये गलत हो गया। चेंजेस इन पावर शेयरिंग रिक्वायर 1/3 मेजॉरिटी इन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, नहीं, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में 1/3 बहुमत की जरूरत होती है किसी भी लॉ को पास करने के लिए, पावर शेयरिंग में बदलाव के लिए नहीं, है ना। तो ये भी गलत हो गया। इसमें से सही मात्र 2 ही तो है, पहला और दूसरा। तो देखिए पहला दूसरा कहाँ पे है, तो पहला और दूसरा है ए नंबर में, तो इसका ए नंबर हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लीडिंग अप टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सजाना है, मतलब कौन सा युद्ध पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ, इसको एकदम सजाना है आपको, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्या कहता है, अब इसमें ध्यान से देखिए। साइमन कमीशन जो है सो दिसंबर में ही बना था, 11 दिसंबर 1927 को, और उसी समय जो है सो भारत के लीडर्स लोग के द्वारा जो है सो इसका बहिष्कार किया गया। हालांकि ये भारत आया था 3 फरवरी 1928 को, 3 फरवरी 1928 को आया। तो आने के बाद भी भारत में जो है सो साइमन गो बैक का नारा देकर के इसका बहिष्कार किए थे, है ना। तो ये हो गया आपका। उसके बाद पूर्ण स्वराज का जो मांग किया गया था वो लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, है ना, 19 दिसंबर 1929 को, 19 दिसंबर 1929 को जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसी में जो है सो पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। और ये डिक्लेयर किया गया था कि 30 जनवरी 1930 को, सॉरी 26 जनवरी 1930 को जो है सो हम लोग पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, है ना। यही अधिवेशन में 29 दिसंबर 1929 को जो अधिवेशन हुआ था कहाँ पे, लाहौर में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, उसमें यह घोषणा किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया था, है ना, उसके बारे में हम आपसे फिर चर्चा करेंगे। उसी के उपलक्ष्य में उसी दिन को यादगार दिवस मनाने के लिए हमारा जो है सो संविधान फिर 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, वो 26 जनवरी 1930 के दिन को यादगार रखने के लिए। चलिए तो ये हो गया। तीसरा में महात्मा गांधी ने जो लेटर भेजे थे लॉर्ड इरविन को, जो 11 को डिमांड रखा था, उसमें सबसे पहला में रखा था सॉल्ट का डिमांड, सॉल्ट से जो है सो टैक्स हटाने का डिमांड, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी था। तो वो था 31 जनवरी 1930 को, है ना। उसके बाद 11 मार्च को जो है सो 1930, हालांकि लॉन्च हुआ था ये 13 मार्च को, लेकिन घोषणा किया गया था कि 11 मार्च तक अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो हम लोग जो है सो
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का शुरुआत जो है सो सॉल्ट मार्च से ही हुआ था। 13 मार्च से हालांकि ये स्टार्ट हुआ था। 13 मार्च से लेकर के जो है सो 6 अप्रैल तक चला था। 13 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक चला था आपका सॉल्ट मार्च। और 6 अप्रैल को जो है सो गुजरात के गांधी तट पे जाकर के जो है सो महात्मा गांधी ने खुद से जो है सो नमक बना करके ये नमक पर जो टैक्स था उसको जो है सो तोड़ दिए थे, नमक कानून को तोड़ दिए थे, है ना। और हर दिन ये टोटल जो दूरी तय किया गया था, शुरुआत किया गया था साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से शुरुआत किया गया और गुजरात के जो है सो दांडी तट तक जाया गया। इसीलिए इसको इस मार्च को जो है सो हम लोग दांडी मार्च भी कहते हैं। सॉल्ट मार्च को दांडी मार्च भी कहते हैं। और इसको जो है सो सिविल डिसोबीडियंस का शुरुआती मूवमेंट भी कहा जाता है ना। सॉल्ट मार्च इज नॉन एज द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। चलिए, तो अब देखिए इसमें सजा के देखिए, तो सबसे पहले तो यही वाला डेट है ना। तो पहला में यही आ जाएगा, दूसरा में देखिए यही 29 है, 28 है, उसके बाद 29 है, फिर 30 है, और यहाँ मार्च ये जनवरी 1930 है और वो मार्च है। तो ये दूसरा नंबर में आ जाएगा, ये तीसरा नंबर में आ जाएगा और ये चौथा नंबर में आ जाएगा। मतलब एकदम सीरियल से 1 2 3 4, है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग सीरियल से ऑप्शंस में कहाँ पे है। वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए बिना समय गंवाए 1 2 3 4 कहाँ पे है, तो डी नंबर में है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। भारत की अर्थव्यवस्था में, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो 3 सेक्टर्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये 3 सेक्टर्स आप पढ़े होंगे। प्राइमरी सेक्टर्स में आपका एग्रीकल्चर आ जाता है, सेकेंडरी सेक्टर्स में आपका इंडस्ट्रीज आ जाता है और टर्सरी सेक्टर में आपका सर्विस सेक्टर आ जाता है ना। तो ये तीनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, तो बिल्कुल सही है। However, the share of employment in the primary sector remains high, लेकिन फिर भी प्राइमरी सेक्टर में जो है सो एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है। तो इसका क्या क्या कारण हो सकता है, तो देखिए गवर्नमेंट पॉलिसीज प्रेफरेंशियली ट्रीट द प्राइमरी सेक्टर। नहीं, सिर्फ प्राइमरी सेक्टर को प्रेफरेंशियली ट्रीट नहीं करता है, गवर्नमेंट तो सबको ट्रीट करता है, सब सेक्टर को लेकर के चलता है। तो ये तो गलत हो गया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया, है ना। दूसरा कहता है इंडियन इकोनॉमी इज लार्जली अग्रेरियन एंड मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। दूसरा कहता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो ज्यादातर जो है सो कृषि आधारित है और इसीलिए ज्यादा जनसंख्या जो है सो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। ये तो बिल्कुल सही सेंटेंस है ना, ये एकदम बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि भारत की जो अधिकांश लोग हैं वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एग्रीकल्चर पर सबसे ज्यादा आधारित है ना। इसीलिए जो है सो उस पर जो है सो लोग डिपेंडेंट हैं। चलिए ये तो सही हो गया। Inadequate service sector jobs force people to continue working in primary sector, एकदम बिल्कुल सर। अपर्याप्त जो सर्विस सेक्टर जॉब है, सर्विस सेक्टर में जॉब बहुत कम है ना, बहुत ही अपर्याप्त है, जिसके वजह से लोगों को जो है सो प्राइमरी सेक्टर्स में ही काम करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स फॉर द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स को जो है सो रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है। जी नहीं, टर्सरी सेक्टर्स को रॉ मटेरियल्स की जरूरत नहीं है, टर्सरी सेक्टर को, है ना, सेकेंडरी सेक्टर्स को रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ता है। तो इसका जो है सो ये सही नहीं होगा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। तो देखिए दूसरा और तीसरा नंबर कहाँ पे है, तो बी नंबर में है, सेकेंड और थर्ड। तो यही वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए पढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 15 नंबर में देखिए क्या कहता है। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दिया हुआ है ना, ध्यान से देखिए। अब दोनों में बताना है ना। क्या कहता है, बाय द 1870 कैरिकेचर्स एंड कार्टून्स वर बीइंग पब्लिश्ड इन इंडियन जर्नल्स। जी नहीं, है ना, उस समय नहीं हो रहा था कमेंटिंग ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज, नहीं, 1870 के दशक में नहीं था। दूसरा कहता है सम कैरिकेचर्स प्रेज द एजुकेटेड इंडियंस फैसिनेशन विथ वेस्टर्न टेस्ट्स एंड क्लोथ्स व्हाइल अदर्स वर लुकिंग फॉरवर्ड टू द सोशल चेंज। देखिए इसमें स्टेटमेंट बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है।
हाँ नहीं देखिए सॉरी, इसमें 1870 में हुआ था। नहीं पहला स्टेटमेंट जो है सो सही है ना। बाय द 1870 कैरिकेचर्स एंड कार्टून्स वर बीइंग पब्लिश्ड इन इंडियन जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स, एकदम बिल्कुल सही है। 1870 तक जो है सो कार्टून्स वगैरह इंडियन जर्नल्स और न्यूज़पेपर्स में पब्लिश होने लगा था। कमिंग ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज, किसके ऊपर? सामाजिक और जो है सो राजनीतिक मुद्दों पे। तो ये वाला पहला नंबर स्टेटमेंट जो है वो सही है स्टूडेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है सम कैरिकेचर्स प्रेज द एजुकेटेड इंडियंस फैसिनेशन विथ वेस्टर्न टेस्ट। नहीं, वेस्टर्न लोग के तो ये लोग विरोध में था। ये जितना भी कार्टून्स था, कैरिकेचर्स था, ये सब वेस्टर्न्स के विरोध में था। तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट है और 2 जो है सो इनकरेक्ट है। तो देखिए वो कहाँ पे है? ए नंबर में। ए नंबर ही इसका जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट, है ना। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? द फ्रीक्वेंट स्टोरीज ऑफ क्या चीज का? रिमाइंड अस दैट नो सिस्टम इज इंटायरली विदाउट शॉर्टकमिंग, है ना। तो क्या चीज का फ्रीक्वेंट स्टोरेज के बारे में यहाँ कह रहा है? तो ये देखिए, ये आपको कह रहा है जो है सो ये है आपका करप्शन के बारे में कह रहा है। करप्शन तो फैला हुआ है हर जगह, ये आप जान ही रहे हैं, है ना। तो कहता है द फ्रीक्वेंट स्टोरीज ऑफ करप्शन रिमाइंड अस दैट नो सिस्टम इज इंटायरली विदाउट शॉर्टकमिंग्स। कोई भी सिस्टम विदाउट शॉर्टकमिंग्स का नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा है ना। और डेमोक्रेसी में भी, ठीक है। चलिए अब हम लोग बिना समय गंवाए एकदम जल्दी बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, करप्शंस। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग, है ना। जल्दी हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फैक्टर दैट लेड टू द राइज ऑफ मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज का राइज क्यों हुआ? क्योंकि भारत में बहुत सारे भाषा बोलने वाले लोग हैं और बहुत सारा रीजनल डाइवर्सिटीज भी है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्यों? लिंग्विस्टिक और रीजनल डाइवर्सिटी के वजह से बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज का जो है सो उदय हुआ है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। द रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर फॉरेन ट्रेड्स हैज बीन, है ना। क्या हुआ है? तो इसमें हो जाएगा ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट्स, है ना। किस वजह से? ग्रेटर इंटीग्रेशन, है ना। ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट्स में जो है सो प्रोडक्शन जो है सो क्या है? ग्रेटर इंटीग्रेशन है प्रोडक्शन और मार्केट्स का, है ना। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डी नंबर हो गया इसका राइट आंसर, देख लिया आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू मीनिंग ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन एज आर नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स, हाँ, इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, है ना। कौन सा इसमें कह रहा है कि बिल्कुल सही है ना। डेमोक्रेटिक सोसाइटीज के ये से अभी सब कुछ मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, है ना। 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका इट इज नाउ इजियर, बी नंबर। इट इज नाउ इजियर फॉर वुमेन टू लीगली वेज स्ट्रगल फॉर देयर राइट्स, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कंसीडर द स्टेटमेंट्स। यहाँ जो स्टेटमेंट्स दिया गया है उसको देखिए, कौन सही है कौन गलत है बताइए, है ना। कौन सा सही है कौन सा गलत है वो बताइए। जल्दी से इसको खत्म करते हैं हम लोग, है ना, बिना समय गंवाए, है ना। देखिए कहता है कि स्टेटमेंट 1 में कम्युनल माइंडसेट कैन लीड टू एफर्ट्स टू सिक्योर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस फॉर स्पेसिफिक रिलीजन ग्रुप्स। बिल्कुल सही बात है। कम्युनल माइंडसेट के लोग जो होते हैं उनका दिमाग में यही होता है कि जिनकी जनसंख्या ज्यादा है वही जो है सो शासन करेगा, उसी धर्म का या उसी समुदाय के लोग शासन करेंगे। तो ये वाला बिल्कुल सही है। और मेंबर्स ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी मे सीक टू क्रिएट अ सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी। नहीं, जिसकी संख्या ज्यादा है वो सेपरेट को गवर्नमेंट की बात नहीं करते, वो तो चाहते हैं कि हम पूरा देश पे राज करें। जिसकी संख्या कम होती है माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग जो है सो सेपरेशन की बात करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर शोषण होता है। तो इसमें पहला नंबर सही है और दूसरा जो है सो स्टेटमेंट गलत है। तो देखिए फर्स्ट, हाँ, ए नंबर में स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। तो स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। मैं फिर से आपके सामने एक ऑथेंटिक वीडियो लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद।